वेलकम टू माय चैनल चुलबुल पांडे स्टडी ग्रुप। पर आज हम आपको बताने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की थर्ड टॉपिक। जी हाँ, आज हम थर्ड टॉपिक आप लोगों के बीच लेके आए हैं। यह हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट है। आप फर्स्ट और सेकंड देखे होंगे तो आप हमारे थर्ड पार्ट को ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी विशेष जानकारी देने वाले हैं जो आपको किसी भी वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में नहीं बताया गया होगा। जी हाँ, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स। तो देखते हैं वीडियो हमारे नेक्स्ट। इस टॉपिक को बढ़ाते हुए हमने सेकेंड पार्ट में देखा था कि रूस जो पूरे यूरोप में हलचल मचा हुआ था, शांति को लेकर के सारे देश में सेनाएं बम बारूद बनाए जा रहे थे। वहीं पर रूस कुछ ऐसे बातों को लेकर के अपने हैग उसका क्षेत्र था, एक प्रांत था, विख्यात प्रांत था, उसमें बैठक बैठाया गया और यह घोषणाएं हुआ कि सारे देश अपने अपने आपूर्ण शक्तियों को पूरी तरह करने की ज़रूरत नहीं है, पूंजीवादी से शस्त्रीकरण बनने की आवश्यकता नहीं है, कृपया आप अपने शस्त्र मारने की विधि को छोड़ दें। लेकिन इसकी बातों को कोई नहीं मानता है और इसकी एगो बात कहने की अर्थ निकलता है कि इसकी आवाज़, इसकी शांति की जो विशेषताएं हैं, वह घोषणाएं हैं, वह कहाँ तक चली, क्योंकि लोग इसकी बातों को मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए कहा जा सकता है कि नक्खर खाने में तुत्ती की आवाज़ बनकर रखे, नक्खर खाने में तुत्ती की आवाज़ बनकर रह गई, है ना। तुत्ती क्या है? तुत्ती एक पंछी है जो छोटे जीव है जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाती है। इस गठन का ऐसा ही नाम दे दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि शांतिपूर्ण ढंग से समझौते हो नहीं सर रहे थे, है ना। ऐसा नहीं था कि शांतिपूर्ण ढंग से समझौते नहीं हो रहे थे। समझौते तो होते थे, बात तो लोग सभी सुनते थे, लेकिन उसको मानने की विधि जो था ना, वो सभी के अंदर से चला गया था, ऐसा हो गया था। अलबामा के झगड़े का निपटारा हुआ था। अलबामा, है ना, अलबामा का झगड़े का निपटारा हुआ था। अर्जेंटीना और चिले के सीमा विवाद सुलझे थे, है ना। मीटिंग में ऐसा बात हुआ था, ये सब का बात मैटर जब सॉल्व हो गया था। यहाँ तक कि मोरक्को संकट भी वार्ता और सम्मेलन से ही टला था। मोरक्को सम्मेलन था, वार्ता में वाद विवाद से उसका सम्मेलन ही टल गया था। लेकिन इसकी संभावना कम होती जा रही थी। कुल मिलाकर स्थिति यह थी कि लाखों की स्थायी सेना और उससे भी अधिक सैनिक कार्यों के लिए तैयार किए गए लोग एक प्रकार की ऐसी मानसिकता बना रहे थे जिसे सैन्यवाद कहते हैं। मैंने कि जो लोग लाखों के कगार में सैनिक बनाए जा रहे थे और उसकी ऐसी मन में ऐसी मानसिकता बन रही थी जिसे सैन्यवाद कहते हैं। हर देश, हर राष्ट्र चाहता था कि हमारे सैन्य अधिक बलशाली हो। सैन्यवाद को एवट ने ऐसी प्रकृति कहा है जो युद्ध को राष्ट्र और व्यक्ति के लिए उदात्तीकरण तथा परिष्कार का माध्यम बना देती। ठीक है, इससे राष्ट्रीय सम्मान के लिए युद्ध एक उपकरण लगने लगता है ना। इससे राष्ट्रीय सम्मान के लिए युद्ध एक उपकरण लगने लगता है और आक्रामक युद्ध की बात करने वाले लोग ही हीरो बन जाते हैं। आक्रामक करने वाले युद्ध में जो आक्रामक करने की बात करते हैं, है ना, वही लोग हीरो बन जाते हैं। ऐसी मानसिकता बनाने और बढ़ाने में उन उद्योगों का बहुत बड़ा हाथ होता है जो शस्त्रों का निर्माण करते हैं, है ना। वे राष्ट्र को क्या चाहिए कि हमारा जो शस्त्र है वह बिक जाए, और वो शस्त्र जो बेचते हैं ना, शस्त्र ने कि बम बारूद वगैरह जो बेचते हैं, बंदूक गोली वगैरह, वह क्या सोचते हैं, वह क्या भड़काते हैं कि जिनके पास ये अस्त्र होगा ना, वो अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता है ना। और इस शस्त्र से इतना लोगों को जान जा सकती है, इतने क्षेत्र को तबाह कर सकते हैं। ऐसी बातों में कि लोगों के मन में भर दिया जाता है कि लोग उसको खरीदते हैं और वह उसको यूज करने को बेबस हो जाते हैं, है ना। आक्रामकता की नीति आ जाती है उसके सामने। ठीक है,
या जिन्हें ठेके या आपूर्ति के माध्यम से युद्ध में लाभ हो सकता है। ठीक है, मैंने कि शस्त्रों का निर्माण कौन करता है, जिसे मैंने कि कोई ठेका दिया जाता है कि तुम इतने शस्त्र बनाओ, तुमको इतना पैसा मिलेगा, है ना। तो इससे वो क्या चाहता है कि आपूर्ति के माध्यम से युद्ध में लाभ हो सकता है ना। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र होते हैं कि युद्ध हो और हमको उससे लाभ हो, है ना, हमको उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तो हम क्यों ना करें, उसकी सहायता करें। हमें भाई तुमको पैसा चाहिए ना, हमें पैसा दो, तुम्हारे शस्त्र बना देते हैं, हमारे पास है हथियार, हम देते हैं तुमको। तो उससे वह क्या होता है कि वह राष्ट्र उसको सपोर्ट करता है और ऐसे ऐसे बातों से भड़का करके उसको युद्ध में भेज देता है। ऐसी मानसिकता युद्ध को धीरे धीरे अनिवार्य बना देती है। ऐसी मानसिकता जो हो जाती है ना लोगों के बीच में, सभी राष्ट्रों के बीच में, तो वह क्या हुआ कि युद्ध को धीरे धीरे अनिवार्य बना देती है। इसी कारण राजनेता अपने को आवश्यक रूप से और आक्रामक बनाकर कूटनीति लाभ उठाना चाहते थे, है ना। इसी कारण राजनेता अपने को आवश्यक रूप से और आक्रामक बनाकर कूटनीति लाभ उठाना चाहते थे और किसी भी कीमत पर ऐसा काम करने को तैयार नहीं थे जिससे उनके देश का तनिक भी नुकसान होने का आभास हो जाता, है ना। वह नहीं चाहता था कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में नुकसान हो, वह हमेशा लाभ के तौर पर तक काम करना चाहता था। हर देश दूसरे देश को आक्रमण की तैयारी में रत बनाकर स्वयं रक्षात्मक तैयारी कर रहा था कि मेरा किस प्रकार से स्वयं हम बच सके युद्ध से। ऐसा तैयारी हो रहा था और लोगों को भड़काने का तैयारी चल रहा था। इसी तरह ऐसा दुष्चक्र चल पड़ा था जिससे सभी एक दूसरे को आक्रामक लग रहे थे, है ना, एक दूसरे से आक्रामक लग रहे थे कि हमारे बगल वाला राष्ट्र हमसे ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो हमें किसी न किसी प्रकार कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए हम उससे अधिक मजबूत रहें। तो इसी तरह से एक दूसरे की अपेक्षा में प्रत्येक राष्ट्र मजबूत होते होते क्या हुआ कि लोग तो बहुत विशाल बन गए। वह चाहता था कि हम विशाल हैं, वह चाहता था हम विशाल हैं, हम समृद्धशाली हैं, शक्तिशाली हैं, ये है वो हैं, लोगों के भ्रम था, है ना। इसी बीच क्या हुआ, साहित्य और इतिहास के माध्यम से भी इस संदेह, आक्रामकता, स्वयं को सही और अन्यों को गलत समझने की प्रवृत्ति को नियंत्रित या समाप्त करने के बजाय उसे बढ़ाया जा रहा था, है ना। साहित्य और इतिहास के माध्यम से भी, है ना, लोगों के मन में यह भी ढाला जाता कि आक्रामकता और स्वयं को सही और अन्यों को गलत समझने की प्रवृत्ति जो था ना वह बढ़ रही थी, है ना, या हम कह सकते हैं उसको समाप्त करने के बजाय उसे बढ़ाया जा रहा था। शिक्षा से ऐसी पीढ़ी पैदा हो रही थी जो अपने अतीत से अनुप्राणित होकर अपने राष्ट्र की लालसाओं के प्रति जुड़ी हुई थी। मैंने कि ऐसी उसके मन में ऐसी शिक्षा दी जा रही थी कि वह ऐसे बच्चे को बताया जा रहा था कि बगल वाला मेरा राष्ट्र दुश्मन है ना। वह भी बच्चा सोचता था कि मेरा बगल दुश्मन है तो हम क्यों ना सेना में भर्ती हो और अपने राष्ट्र को मैंने कि सम्मिलित होकर के अपने बदला ले सके। ऐसी भावनाएं उसके अंदर भर दी जाती थी, छोटा ही से शिक्षा के रूप में, इतिहास के रूप में, साहित्य के रूप में, पेपरों के माध्यम से जितना हो सके राष्ट्रों को अपने एकजुटता बनाए रखने के ऐसे कार्य किए जा रहे थे। राष्ट्रहित ही सही गलत के निर्धारण का मापदंड बन गया था, है ना। साहित्य में राष्ट्र का गौरवगान हो रहा था। इतिहास को अपने देश को सही और दूसरे को गलत सिद्ध करने के लिए तोड़ा मरोड़ा जा रहा था। इतिहास को क्या हुआ था, इतिहास को अपने देश को सही और दूसरे देश को गलत सिद्ध करने के लिए तोड़ मरोड़ हो जा रहा था, है ना। राष्ट्रीय ही नहीं जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कुछ जातियों में यहूदी के विरुद्ध वातावरण तैयार हो रहा था, ठीक है। यानी कि ऐसे बातें भड़का करके कि हमारे बगल जो जिस जाति का है वो हमारा दुश्मन है ना। ऐसा सब वातावरण इन्वायरमेंट जो तैयार हो रहा था, ऐसी गलत बातों पे भर करके तैयार हो रहा था। समाचार पत्र प्रचार साधन जैसे बन गए थे। प्रचार पत्र जो था, है ना, वह प्रचार साधन जैसे बन गए थे,
यानी कि प्रचार करने वाला कि उस देश में हमारा इतना बम है, ये है, वो है, क्योंकि प्रचार कर रहे थे समाचार पत्र। कुल मिलाकर राष्ट्रवादी बुखार से पीड़ित जनता राष्ट्र और सरकार को पर्यायवाची समझने लगी थी, है ना। कहने का साफ तौर पर है कि हमारे अगर प्रधानमंत्री बोल दे कि हमारे बगल वाला राष्ट्र हमारी मुख्य दुश्मन है, हमें उसे अटैक करना है, हमें आपकी सहायता चाहिए, तो आप उसे ना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको आपकी हर घर से बेटा वहाँ पर गया है, आपको भी यह सपोर्ट करना होगा कि हमारे बेटा जीत के आए। और यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, है ना। वहाँ की पीड़ित जनता और राष्ट्र और सरकार को पर्यायवाची समझने लगी थी कि हाँ सही, सरकार हमारी सही है, और अपनी सरकार की आलोचना या उसकी नीतियों का विरोध राष्ट्र विरोध समझने लगी थी, है ना। आलोचना या उसकी नीतियां का विरोध राष्ट्र विरोध समझने लगी थी। कोई ऐसी जनता होती थी बहुत सारे कि भाई क्या कर रहा है, क्या जरूरी है दुश्मनी लेने से, है ना। वो मजबूत है तो मजबूत है, हमें उससे क्या करना, हम भी तो मजबूत हैं, युद्ध करके क्या मिलेगा, उसके विरुद्ध भी समझने लगते थे। ऐसी स्थिति में स्वस्थ विवेचन संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में शांति की स्थिति कहाँ से आती भाई। सभी के मन में तो युद्ध करने का भाव चल रहा था कि अब हम हैं सो कोई नहीं है। अंत में यह स्पष्ट था कि युद्ध के लिए हर देश दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा था। आगे जाकर के बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक दूसरे से बात क्या छिड़ता था, बगल पता है कि वो दुश्मन तुम्हारा है, वो ये देश तुम्हारा दुश्मन है, एक दूसरे से जिम्मेवार ठहराने लगा था। आज भी बहुत सारे इतिहासकार जर्मनी या इंग्लैंड, आज भी बहुत सारे इतिहासकार जो है ना, वो जर्मनी या इंग्लैंड, फ्रांस या तीनों को और विलियम द्वितीय जैसे शासकों को जिम्मेदार ठहराते हैं। बहुत सारे इतिहासकार, आज भी जो इतिहासकार ऐसे हैं कि जो युद्ध हुआ था वह जर्मनी या इंग्लैंड या फ्रांस या तीनों को विलियम द्वितीय जैसे शासकों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि इस युद्ध जो हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये तीनों राष्ट्र ही जिम्मेवार हैं। पर लेनिन ने उसी समय घोषणा कर दी थी कि यह साम्राज्यवाद के आंतरिक अंतविरोध का परिणाम है और विभिन्न साम्राज्यवादी देश अपने मुनाफे के लिए एक दूसरे का और सबका ध्वंस करने का आतुर है ना। एक दूसरे देश क्या है, अपने मुनाफे और दूसरे देश को ध्वंस करने, माने कि विध्वंस करने, उसको लड़ने को आतुर करना, विवश करना कि तुम भाई लड़ो, तुम जीत जाओगे, तुम्हारे पास इतना सामान है, ये है वो है करके उसको भेज देना और अपने आप को पाँव पीछे खींच लेना। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, अपने मुनाफे करना कि उससे हम इतना शस्त्र बेचेंगे तो इतना पैसा, इतना मनी हमारे पास आएगा। इसी विस्फोटक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में महायुद्ध के तत्कालीन कारणों को समझा जा सकता है। बाल्कन में वैसे तो कई तरह के प्रतिद्वंदी थी, लेकिन महायुद्ध के पहले 2 बार बाल्कन प्रायद्वीप खून से नहा चुका था, है ना। बाल्कन प्रायद्वीप 2 बार पहले खून से नहा चुका था। यहाँ के नवोदित राष्ट्र, नए राष्ट्र एक दूसरे के प्रति भी साशंकित थे। साशंकित मतलब कि सनकी समझते हैं ना, कि वह एक दूसरे में भिड़ंत की भावना रखना, वह भिड़ंत की भावना उसके अंदर था। वह ऑस्ट्रिया विरोधी रुख बढ़ता जा रहा था, ऑस्ट्रिया विरोधी जो था वो बढ़ता जा रहा था। बोस्निया और हर्जेगोविना पर ऑस्ट्रिया का किसी भी तरह कोई दावा नहीं था, है ना। बोस्निया और हर्जेगोविना पर ऑस्ट्रिया का किसी भी तरह कोई दावा नहीं था। जब बिस्मार्क की कूटनीति ने उन्हें ऑस्ट्रिया को सौंप दिया तो विशेष रूप से सर्बिया, जो उन्हें अपना समझता था, बहुत पीड़ित हुआ। पीड़ित तो होगा ना भाई, क्योंकि ऑस्ट्रिया उसको मांगा भी नहीं था कि हमको बोस्निया हर्जेगोविना दे दो, और बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति के क्या चाल चला कि ऑस्ट्रिया को दे दिया। तो सर्बिया दुखी हो गया कि भाई इसको क्यों दिया, वह हमारे क्षेत्र में है, हमारे कब्जे में है, हमारे बगल में है, हमें मिलना चाहिए उसको। यानी कि उस पश्चिम से उत्तर दिशा में कार्य करने को आएगा, अपने देश वहाँ नियंत्रण करेगा।
बहुत दुखी हुआ भाई, सर्बिया दुखी हो गया। जब ऑस्ट्रिया ने इन देशों का पूरी तरह अपने साम्राज्य में विलय कर लिया तो सर्बिया में आक्रोश का स्वर बढ़ चला। जो सर हम क्या बताएं कि बोस्निया और हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया का क्या था, एक वहाँ पर अपना कब्जा बनाया था। अब क्या किया ऑस्ट्रिया ने, उसे अपने मिला लिया, हर्जेगोविना और बोस्निया को। सर्बिया का जो भिड़ंत था, आक्रोश स्वर बढ़ चला। उसे रूसी प्रोत्साहन मिल रहा था, है ना, सर्बिया को रूस सपोर्ट कर रहा था, है ना। जार निकोलस ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह सर्बिया के लिए सब कुछ कर सकता है ना। जार निकोलस जो हमारे रूस के इतिहासकार थे, वही ने बात बोला दिया था कि सर्बिया के लिए वह कुछ भी कर सकता है। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया बल्गेरिया जैसे देशों को सर्बिया के समांतर खड़ा करना चाहता था, है ना। जो ऑस्ट्रिया था थोड़ा बहुत छोटा था, उसके अपेक्षा में बल्गेरिया भी उसके बहुत अच्छा खासा देश था। वह ऑस्ट्रिया चाहता था कि उसके बगैर हम क्यों युद्ध लड़े, बल्गेरिया को अपने देश में मिला लेते हैं और बल्गेरिया से सर्बिया को लड़ा देते हैं। अब बाल्कन लीग भंग हो जाने से रूसी कूटनीति को धक्का लगा था। बाल्कन लीग हुआ था, बाल्कन सम्मेलन हुआ था, है ना। उसमें रूस को बुला करके रूसी कूटनीति जो उसको धक्का लगा, क्योंकि रूस का क्षेत्र था उससे छीन करके बहुत सारे देश था बना, है ना। तो उसको बहुत सारे देश छीन लिया गया ऑस्ट्रिया से, उसको धक्का लगा ना भाई। और ऑस्ट्रिया प्रोत्साहित हुआ था। जब रूसी क्षेत्र को छीना तो ऑस्ट्रिया बोला चलो, रूस बहुत कुछ बोल रहा था मैं, अब उसका प्रांत गया तो प्रोत्साहित हुआ, थोड़ा बहुत खुश हुआ। इसी तरह तुर्की के सुल्तान के सुधार कार्यक्रमों ने उसकी राजनीति को यूरोप के तनाव का केंद्र बना दिया था। ठीक है, तुर्की का जो सुल्तान था ना, वह सुधार कार्यक्रमों ने उसकी जो कार्यक्रम था, मैंने कि वह तुर्की का जो सुल्तान था वह चाहता था कि हमारे यूरोप ऐसे हो वैसे हो। तो तुर्की के बगल जितने राष्ट्र थे, अपने छोटे छोटे राष्ट्र, उसको सुधार आंदोलन चला करके उसको जो चीज़ का कमी था उसको पूरा करने की मांग उसको पूरा कर रहे थे, है ना। और वही मांग उसको क्या कर दिया, आगे जा करके यूरोप के तनाव का केंद्र बना दिया। उसने एक अंग्रेज को अपने देश के वित्तीय समस्या हल करने के लिए आमंत्रित किया था, है ना। उसने एक अंग्रेज को क्या किया, अपने देश में बुलाया कि हमारी समस्या है, ऐसी बात है, वित्तीय समस्या है, आंतरिक समस्या है, उसको तुम हल करने के लिए ऐसा कोई रूल जो लागू करते हैं ना अपने राष्ट्र को अच्छे नेतृत्व करने के लिए, तो वह किया था। एक फ्रेंच व्यक्ति तुर्की की पुलिस का पुनर्संगठन कर रहा था, है ना। एक फ्रेंच व्यक्ति जो था और तुर्की के पुलिस का पुनर्संगठन कर रहा था। देखो कितना बड़ा बुड़क्का वाला काम करता है, बुड़बक वाला। एक अंग्रेज नौसेना संभाले हुए था। मैंने कि तुर्की में ही केंद्र बनने का अर्थ यही था कि प्रत्येक राष्ट्र से एक ना एक किसी प्रकार से तुर्की में जाना और तुर्की का सेना को तैयार कर रहा है, कोई वित्तीय समस्या को हल कर रहा है, कोई जल संबंधी सेना तैयार कर रहा है। तो ऐसे से मैंने कि सेना तैयार पुनर्संगठन हो रहा था। इसी के साथ सुल्तान ने एक जर्मन को तुर्क सेना का पुनर्संगठन का भार सौंपा। अब जर्मनी का भी बुला लिया उसमें, है ना, तुर्क सेना को पुनर्संगठन करने का भार सौंप दिया। रूस में हाय तौबा मच गई। हाय तौबा मतलब कहने का अर्थ है कि क्या हो रहा है यार। कोई भी राष्ट्र किसी भी प्रकार से हमारा राष्ट्र में आता है, वो बोलेगा कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। कौन सा शासक है ये, कौन सा कैसा सुल्तान है। रूसी विदेश मंत्री शाहजोनोफ तो इसी मसले पर युद्ध के लिए तैयार था। रूसी विदेश मंत्री शाहजोनोफ तो इसी मसले पर युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन जब इंग्लैंड और फ्रांस से प्रोत्साहन नहीं मिला तो रूस अकेले कुछ नहीं कर सका। रूस चाहता था कि अब मौका मिला है, इस मसले को हम युद्ध करते हैं, इस है ना, तैयारी हो गई पूरा। तो लेकिन जब फ्रांस और इंग्लैंड उसको सहायता नहीं दिया
तो क्या हुआ कि रूस अकेला पड़ गया। अब रूस अकेला कुछ कर नहीं सकता। बाल्कन हर तरह से अखाड़ा बन चुका था। बाल्कन क्या था? अखाड़ा कहने का अर्थ है लड़ने का क्षेत्र बन गया था। यूरोप की स्थिति 1914 में यह थी कि खुलेआम युद्ध की केवल तैयारियां ही नहीं हो रही थी, युद्ध की बातें भी की जा रही थी। ठीक है, 1914 में खुलेआम कि वह हम उस देश के साथ हैं, उस देश को मारेंगे पीटेंगे, इतना बम है मेरे पास, यहाँ मारेंगे वहाँ छोड़ेंगे, इतना बम गिराएंगे, ऐसी बातें मैंने कि वहाँ पर हो रही थी। रूस में जर्मनी और उसके साम्राज्य के विनाश की बात दोहराई जाने लगी। रूस में क्या हुआ? जर्मनी और उसके साम्राज्य के विनाश की बात दोहराई जाने लगी कि रूस सोचता था कि जर्मनी हमको अकेला किया है, यहाँ से वहाँ हमने कि दोस्त बुला करके फिर अकेलापन कर दिया, हमें विध्वंस किया है, हम उसको बदला लेंगे, है ना। यह बात वहाँ पर खुलेआम चल रही थी। फ्रांस में कहा जाने लगा कि रूस तैयार है। फ्रांस में कहा जाने लगा कि रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार होना चाहिए। जर्मन सम्राट इन बातों का फायदा उठाकर अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहता था, अब भी जिसे रूस और फ्रांस की आक्रामकता पर अविश्वास हो उसे पागल खाने में भेज देना चाहिए, है ना। अब उसने फ़ायदा क्या उठाया बिस्मार्क जर्मनी में कि देशवासियों को संबोधित करते हुए कहता है कि अब भी जिस व्यक्ति को रूस और फ्रांस की आक्रामकता पर अविश्वास हो उसे पागल खाने भेज देना चाहिए, क्योंकि भाई रूस और जर्मनी फ्रांस में युद्ध करने तक पहुंच गए, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं किए अभी तक। बहुत सारे लोग जर्मनी में ऐसे थे कि वह विश्वास करते थे नहीं फ्रांस युद्ध नहीं करेगा, रूस शांति देश है, युवा युद्ध नहीं करेगा। लेकिन जब दोनों ही ऐसे देश युद्ध करने के लिए आगे आ गए हैं तो इसमें बिस्मार्क फायदा उठाया, अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए यह बात को खोल डाला। बर्लिन की हालात देखकर कर्नल हाउस ने लिखा कि एक चिंगारी विस्फोट के लिए काफी होगी, एक चिंगारी विस्फोट के लिए काफी होगी। पेरिस की हालात देखकर जर्मन राजदूत ने लिखा, पेरिस की हालात देखकर जर्मन राजदूत ने लिखा, शांति एक दुर्घटना की दया पर निर्भर है, शांति दुर्घटना की दया पर निर्भर है। शांति अब होना मैंने कि अब संभव नजर आ रहा है ना। आखिर वह चिंगारी भी 16 बनकर भड़की, दुर्घटना होकर रही। हुआ यह कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार, है ना, हुआ यह कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसीसी फार्डिनेंड ने साराजेवो की यात्रा करने की ठानी। ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था उसका नाम क्या था? फ्रांसीसी फार्डिनेंड साराजेवो की यात्रा करने की ठानी। लेकिन वह कहाँ पर है? हमारे बोस्निया और हर्जेगोविना जो अपने मिलाया था ना, वहाँ पर घूमने का उसको मन किया, है ना। उधर अपने क्षेत्र में घूमने जाएगा ना जी, तो वह घूमने को ठान लिया। वहाँ स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी, वहाँ स्थिति जो थी बहुत गंभीर थी, तनावपूर्ण थी, और किसी भी ऑस्ट्रियाई अधिकारी की यात्रा खतरे से खाली नहीं थी। लेकिन कोई भी ऑस्ट्रियाई वहाँ पर जाता तो वह खतरे से कम नहीं था। बोस्निया भर में बृहत्तर सर्बिया का आंदोलन तेजी पर था, है ना। जो बोस्निया जो क्षेत्र था जो ऑस्ट्रिया के अंदर में था, वहाँ पर बृहत्तर सर्बिया मतलब कि सर्बिया का जो क्षेत्र बढ़ने वाला था, बढ़ रहा था, आंदोलन जो चल रहा था तेजी पर था, माने कि वो आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और गुप्त संगठन जैसे नेशनल डिफेंस तथा यूनियन फॉर डेथ, दो मैंने कि नाम बताएं आपको हम। वहाँ पर गुप्त संगठन चल रहा था, जैसे कि पहला बताएं हम नेशनल डिफेंस तथा यूनियन फॉर डेथ बहुत सक्रिय था, मैंने कि बहुत चल रहा था। पहले भी फार्डिनेंड की हत्या की तैयारी हुई थी, लेकिन वह शेर के मुंह में सोए आ रहा था। मैंने कि फार्डिनेंड को मारने की तैयारी पहले भी हुई थी, लेकिन वह मार नहीं पाए। लेकिन अब फार्डिनेंड अगर खुद आ रही है तो उसको कहा जा सकता है कि शेर के मुंह में सोए आ रहा था वो।
3 व्यक्तियों को अच्छी तरह तैयार करके साराजेवो भेजा गया, है ना। 3 व्यक्तियों को 28 जून, डेट याद रखिएगा, हिस्ट्री का मेन पॉइंट है डेट। 28 जून 1914 को राजकुमार टाउन हॉल में अपने अभिनंदन समारोह के लिए जा रहा था। टाउन हॉल में अपने अभिनंदन मतलब कि उसको स्वागत करने के लिए समारोह में जा रहा था। तभी उस पर बम फेंका गया। तभी उस पर क्या हुआ? बम फेंका गया। इस बार वह बच गया, लेकिन लौटती बार एक व्यक्ति उसकी कार पर ही खुद पड़ा और उसके प्रहार से राजकुमार अपनी पत्नी सहित मारा गया। बम फेंका गया, लेकिन वह तो बच गया उस समय। इस बार हुआ कि बच गया, लेकिन जब लौटती बार मैंने वहां से लौट रहे थे, है ना, एक व्यक्ति उसकी कार पर ही कूद पड़ा और उसके प्रहार से राजकुमार अपनी पत्नी सहित मारा गया। अपनी पत्नी सहित मारा गया, है ना। उस व्यक्ति जो आया बम लेके, उसको बाइक जो था, मैंने कि कार बोलते हैं उसको, कार में कूद पड़ा। अब इसके बाद राजकुमार नहीं बच पाए। ठीक है। अस्तबद्ध ऑस्ट्रिया ने इसे सर्बिया को सबक सिखाने के लिए मौका समझा। अब ऑस्ट्रिया का बारी है। अब वो सोचा कि अभी अर्थव्यवस्था तनी खराब है, अभी इसी वक्त हम इसको सबक ले सकते हैं, इसको सबक सिखाने का मौका है, अभी हम कुछ करते हैं। जर्मनी से सलाह मांगने पर उसे हर तरह की मदद का वादा मिला। जब ऑस्ट्रिया बोला, जर्मनी से वादा मांगा, मैंने कि सलाह मांगा कि अब हम क्या युद्ध करें, क्या करें, अब हमारे बेटे को वह मार दिया। उसको जर्मनी बोला ठीक है करो, हम तुम्हें हर तरह से मदद करेंगे। दोनों को मालूम था कि रूस सर्बिया की ओर से हस्तक्षेप कर सकता है। दोनों को मालूम था कि जो रूस है ना, वह सर्बिया की ओर से हस्तक्षेप कर सकता है। फिर भी सर्बिया को अल्टीमेट दिया गया, है ना। सर्बिया ने शत्रुतापूर्ण रुख अपना रखा है। सर्बिया ने शत्रुतापूर्ण रुख अपना रखा है और उसे अपनी नीति स्पष्ट करने के लिए ऑस्ट्रियाई विरोधी नीति की निंदा करनी चाहिए। ऑस्ट्रियाई विरोधी नीति का निंदा करनी चाहिए, क्योंकि सर्बिया जो है ऑस्ट्रिया का शत्रु बन गया। उसका बेटा हमारा शत्रु बन गया जी। अब क्या हुआ कि उसकी जो बातें थी, वहाँ की जो लोगों को यह बताया जाने लगा कि ऑस्ट्रिया हमारा विरोधी है, उसको अब हमारे अंदर सभी को उसका विरोधी भरना ही पड़ेगा। तो चालू हो गया आंदोलन वहाँ पर। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सक्रिय संगठनों को समाप्त कर देना चाहिए। पाठ्यक्रमों से ऑस्ट्रिया विरोधी पाठ समाप्त कर देना चाहिए, है ना। पाठ्यक्रमों से ऑस्ट्रिया विरोधी पाठ समाप्त कर देना चाहिए, है ना। वहाँ पर क्या था कि ऑस्ट्रिया जो था ना, ऑस्ट्रिया का जो क्षेत्र था बोस्निया हर्ज़ेगोविना, उसमें क्या था कि हमारे जिस राष्ट्र में हमारा हो, उस राष्ट्र में अपना नेशनलिटी जो होती है, उसकी पाठ्यपुस्तक विख्यात कहानी हमारे देश की जो होती है, वो पहले भी वहाँ यूरोप में चल रही थी। इस राष्ट्र में ऑस्ट्रिया का कब्जा है। ऑस्ट्रिया यहाँ पर अपना हिद्यत से कब्जा किया है, तो उसका गुणगान वहाँ चल रहा था, उसको हटा दिया जाए। पाठ्यक्रम से ऑस्ट्रिया विरोधी पाठ समाप्त कर देना चाहिए। सर्बिया को ऑस्ट्रिया की मदद से दमन करके षड्यंत्रकारी को गिरफ्तार करवाना चाहिए, है ना। सर्बिया को ऑस्ट्रिया की मदद से दमन करके षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करवाना चाहिए और उन 2 अफसरों को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए जिनके नाम की अल्टीमेटम में चर्चा की गई थी। अब क्या किया यहाँ पर सर्बिया ने, एक यहाँ पर अपना मौका निकाला और बोला कि ठीक है, जो लोग आपके पुत्र पर बम बारूद किए हैं, मारे पीटे हैं, उस दोनों व्यक्तियों अफसरों को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए, षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करवाना चाहिए और अफसरों को फौरन बुलाकर, मैंने कि क्या है कि अल्टीमेट जिसका चर्चा थी, मैंने कि जिसके बारे में पूरा देश विख्यात है कि वही लोग आपके बेटे को ऐसे काम किए हैं, उसको गिरफ्तार किया। इसका उत्तर 48 घंटे में मांगा गया था। इसका जो उत्तर था ना, वह 48 घंटे में मांगा गया था।
यह असंभव था। जो यह मांगा था ऑस्ट्रिया कि कौन ऐसा कार्य किया है इसका हमें उत्तर 48 घंटों में चाहिए, यह भी असंभव था, है ना। मित्र राष्ट्रों ने समय बढ़ाने की मांग की। मित्र राष्ट्र जो थे उसके बोले ठीक है समय बढ़ा दो, लेकिन यह कार्य हो जाएगा, समय बढ़ा दो। मांग की पर ऑस्ट्रिया ने नहीं माना। मांग की पर ऑस्ट्रिया नहीं माना कि नहीं हमें 48 घंटे में चाहिए, और वो आप कोई बात नहीं सुनी। अंत में समय रहते सर्बिया ने सभी बातें मान ली। सही बोला ठीक है, नहीं मानोगे तो हमें कुछ करना पड़ेगा। सिवाय इसके कि ऑस्ट्रियाई अधिकारी सर्बिया में दमन कार्यों में हिस्सा ले। सिवाय इसके कि ऑस्ट्रियाई अधिकारी सर्बिया में दमन कार्य में हिस्सा ले, इसे कोई भी सार्वभौम देश स्वीकार नहीं कर सकता था। इसे कोई भी सार्वभौम देश स्वीकार नहीं कर सकता था। क्यों करेगा भाई? कि वह खुद शक्तिशाली देश है और तुम्हारे छोटे मोटे देश में आकर के दमनकारी हिस्सा में ले, दमनकारी क्षेत्र में हिस्सा ले, क्यों हिस्सा ले? उसने सारा मामला हेग के न्यायालय के सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया। सर्बिया का उत्तर इतना समझौतापूर्ण था कि इस मामले में, इस मसले पर युद्ध का कोई कारण ही नहीं था। ठीक है, सर्बिया जो भेजा वहाँ पर न्यायालय में अपनी बातें को समझाकर कैसे से बात है, तो वहाँ पर इस रिजल्ट आया वहाँ से, इस युद्ध का कोई कारण नहीं, इस मसले पर युद्ध का कोई कारण ही नहीं था। यहाँ तक कि जर्मन सम्राट ने भी मान लिया कि अब युद्ध का आधार नहीं रहा, अब युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, आधार ही नहीं है, क्योंकि रूस उसको सपोर्ट कर रही नहीं रहा। ऑस्ट्रिया ने नहीं माना और सर्बिया से संबंध तोड़कर सर्बिया की सीमाओं पर सेना एकत्रित करनी शुरू कर दी। जो सर्बिया चालाकी चली थी ना कि ठीक है जो मारा है उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो समय दिया, समय खत्म हो गया। अब ऑस्ट्रिया क्या हुआ कि अब ऑस्ट्रिया नहीं माना कि अब तुम कुछ नहीं करोगे, अब हम ही कुछ करेंगे। तो सर्बिया क्या किया कि ऑस्ट्रिया क्या किया कि सर्बिया की सीमाओं पर सेना एकत्रित करना शुरू कर दी। सर्बिया इस स्थिति के लिए तैयार ही था। सर्बिया तो चाहता था कि स्थिति पैदा हो, लेकिन सोचा कि थोड़ा बहुत समझाने से काम चलता तो ठीक है। ऑस्ट्रिया में खुशी की लहर दौड़ रही थी, मानो कोई विजय पर्व मनाया जा रहा हो, ऐसी खुशी वहाँ पर बन गई कि अब आमना सामना ऐसे छोटे देश से हो रहा है कि जिसमें ऑस्ट्रिया जीत ही लेगा, ऐसा समझा जा रहा था। रूस भी समझ रहा था कि अब ऑस्ट्रिया से निपटने का अंतिम अवसर आ गया है। रूस भी समझ गया कि अब मौका मिल रहा है तो अब छोड़ेंगे नहीं। ब्रिटिश मंत्री चाह रहा था कि वे देश जो सीधे बाल्कन से नहीं संबंधित है, अर्थात इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली मिलकर रूस और ऑस्ट्रिया के बीच मध्यस्थता करे, है ना। कहने का अर्थ है कि ब्रिटिश मंत्री चाह रहा था कि वे देश जो सीधे बाल्कन से नहीं संबंधित है, अर्थात इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली मिलकर रूस और ऑस्ट्रिया के बीच मध्यस्थता करे। रूस में युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अब सैनिक संधियों ने गुल खिलाना शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर हमला कर दिया। रूस ने सर्बिया की मदद की तथा फ्रांस ने भी रूस का पक्ष लिया। इतिहासकार फे ने रूस द्वारा की गई सेना की लामबंदी को ही युद्ध का मुख्य तत्कालीन कारण बताया। इतिहासकार वहाँ पर एक फे नाम का था, वही बताया कि रूस द्वारा की गई सेना की लालबंदी को ही युद्ध का मुख्य तत्कालीन कारण बताया गया। अब जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और धीरे धीरे सारा यूरोप युद्ध में उलझता चला गया। अब जर्मनी भी क्या हुआ, रूस के प्रति युद्ध में आ गया और सारा यूरोप युद्ध में झेलता चला गया। ब्रिटेन ने बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी मांगी। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर
जब सारे देश झेलता गया, उसमें ब्रिटेन ने बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी मांगी। फ्रांस ने ऐसा कर दिया, लेकिन जर्मनी ने जब बेल्जियम पर हमला कर दिया तो ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी, है ना। जब यह ब्रिटेन ने बोला था कि बेल्जियम की तटस्थता की गई गारंटी मांगी कि उसमें कोई युद्ध नहीं करेगा। फ्रांस ने ऐसा कर, ठीक है बेल्जियम को छोड़ दिया जाए। फ्रांस ने ऐसा कर दिया कि बेल्जियम से हमें कोई मतलब नहीं है, बेल्जियम में अटैक करने की जरूरत नहीं है, हम नहीं करेंगे। लेकिन जर्मनी जब बेल्जियम पर हमला कर दिया तो ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कि ब्रिटेन की बात नहीं माना तो ब्रिटेन अब जर्मनी के विरुद्ध आ गया। इस तरह प्रायः सारा यूरोप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध में शामिल हो गया था। परोक्ष या किसी न किसी प्रकार से युद्ध में शामिल हो गया था। उपनिवेशों को भी इसमें शामिल होना पड़ा। उपनिवेशों में कि जो देश उस देश में सामान ट्रांसफर करता था, बेचता था, वहाँ देश को भी युद्ध में शामिल होना पड़ा उसको सपोर्ट करने के लिए, है ना। अब अमेरिकी तटस्थता के बावजूद जर्मन पनडुब्बियां जब अमेरिकी तटस्थता के बावजूद जर्मन पनडुब्बियां ने अमेरिकी जहाज डुबोने शुरू कर दिए तो अमेरिका को भी युद्ध में कूदना पड़ा और युद्ध विश्वव्यापी हो गया, है ना। जब क्या हुआ कि अमेरिकी तटस्थता के बावजूद, अमेरिकी में अलग था, उसको कोई मतलब नहीं था, उसको सपोर्ट करता था क्योंकि अमेरिका जो था ना इंग्लैंड को सपोर्ट करता था, क्योंकि इंग्लैंड जो था अमेरिका तरफ ही ट्रांसफ़र करता था, इसलिए वह सपोर्ट करता था। लेकिन अब जर्मनी क्या किया कि अमेरिकी सेनाओं की जो पनडुब्बियां थी उसको डुबाना शुरू कर दिया। तो अमेरिका सोचा भाई मेरा जहाज़ क्यों डुबा रहा है, लड़ना तो इंग्लैंड से लड़ो ना। अब अमेरिका क्या किया कि अब हमको भी उतरना पड़ेगा, अमेरिका को भी युद्ध में कूदना पड़ गया और युद्ध विश्वव्यापी माने कि अंतरराष्ट्रीय बन गया।